हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की हमारी तैयारी चल रही है उसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस के सेट के साथ मैं आया हूं। आज ये पांचवा सेट है। ये सेट बाइलिंगुअल होगा। आप सबों का डिमांड आ रहा था कि बाइलिंगुअल सेट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस सेट को बाइलिंगुअल किया है। अब जो सेट 4 से ही मैंने जो सारे सेट्स हैं उनको बाइलिंगुअल कर दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि इनको मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जो कमेंट है उसमें कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट अभी वीडियो में करने की ज़रूरत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है, उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कराई जा रही है। तो आप टेलीग्राम से यदि जुड़ना चाहते हैं हमसे तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्री और मेंस दोनों की तैयारी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालता हूं और वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है जिस पे आप मेंस राइटिंग के जो क्वेश्चंस मैं डालता हूं उनको प्रैक्टिस कर आप सेंड कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है इससे आप अवगत होंगे। इसमें 25 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे, जिनमें जो कंप्यूटर है उसके सेक्शंस को मैंने ऐड नहीं किया है। ये डिटेल सिलेबस है जनरल अवेयरनेस का, इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया है। इसी सारे से मेरा जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी सारे से मिलजुल कर बनाए हुए हैं। आप इन्हें पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जाता है। ऑन व्हाट बेसिस कैन द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी डिबार्ड फ्रॉम गैदरिंग। ठीक है, जो एक दूसरे से इकट्ठे होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनको किस आधार पे संविधान में से उन्हें हटाया जा सकता है कि आप एक जगह गैदर ना हो। ठीक है, तो वो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पे, मतलब जो यूनिटी है, सोवरेनिटी जो कंट्री की होती है उसके आधार पे इन्हें इकट्ठा होने से हटाया जाता है। जो भारतीय संविधान है उसके जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के तहत जो 19 का 4 है, 19 का 4 जो आर्टिकल है, 19 के सब आर्टिकल 7 हैं जिसमें रोक लगाई जाती है। तो 19 के जो 6 आर्टिकल्स हैं उनमें से ही जो चौथा है सब 4, जो उसमें ये जो राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए उनके गैदरिंग को हटाया जा सकता है। जैसे 19 में आपको 6 जो टाइप की मिलेंगी, जिसमें आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेंगी 19 का 1 में। ये याद रखें, 19 का 1 जो है इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगी, तो 19 का 1 हो गया। उसके बाद जो सभा करने की स्वतंत्रता, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, जो आप धरना करते हैं उसकी स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है, जो संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। लेकिन इसे रोका क्यों जाएगा? तो रोका जाएगा 19 के 4 के तहत। किस लिए? तो आप राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को यदि खंडित करना, उसे बर्बाद करना चाहते हैं तो इसके आधार पे आपको वो संगठन है उसे बनाने से या फिर धरना करने या जुलूस करने से आपको रोका जा सकता है। जब आप सदाचार की रक्षा के लिए रोका जा सकता है। यदि आप सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए, जो आप यदि सार्वजनिक व्यवस्था जो सरकार ने बनाई है उसे यदि आप खत्म करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, तो उस लिए भी आपको जो संगठन बनाने से आपको रोका जा सकता है और उनको जो गैदर आप करते हैं वो नहीं करने दिया जा सकता है। जो भारत में फंडामेंटल राइट है आप जानते हैं, तो भारत में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट दिया गया है। ठीक है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से भारत में फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, जो कि 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है उनकी बात पहली बार कब की गई थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार जो है वो बात की गई थी कि भारत के जो संविधान होगा उसमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक जो अधिकार हैं वो होने चाहिए। उसके बाद जब भारत ने पहली बार संविधान का रूप तैयार किया 1928 ईस्वी में, जो कि नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था 1928 ईस्वी में। तो इसमें भी जो मौलिक अधिकार था उसे रखा गया था। उसके बाद जो है वो 1931 में एक कराची अधिवेशन हुआ। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, इसमें एक रिजोल्यूशन लाया गया। इसमें भी कहा गया कि जो हमारा जो संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकार वो होंगे। उसके बाद 45 में एक तेज बहादुर सप्रू की समिति बनी, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार होने चाहिए। ये सवाल पूछा गया 1945 वाला भी और 1935 वाला भी। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने कहा था, ये भी आप याद रख लें, 1935 में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया था। उसके बाद 1946 में जब कैबिनेट कमेटी आई, जो कैबिनेट कमेटी आई जिसके अध्यक्ष दो थे वो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एक और का नाम क्या था,
मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप जो 3 हैं, 3 सदस्यों का नाम याद रखें। जो वो थे वो पैथिक लॉरेंस हो गए, ए.बी. अलेक्जेंडर हो गए, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और एक हो गया स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 नाम हैं, तीनों को याद रखें कैबिनेट कमीशन से रिलेटेड। जो भारत से 35 तक भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इनमें जो आर्टिकल 13 है इसको मौलिक अधिकार का पहरेदार कहा जाता है, और जो आर्टिकल 32 है जिससे जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट जो राइट जारी करती है, हाई कोर्ट तो 226 से जारी करती है, आप जानते होंगे। तो जो 32 है इसको जो आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। लेकिन वैसे यदि आपको आत्मा कहा जाए कि आत्मा, संविधान की आत्मा कौन सा है, तो वो आप प्रस्तावना याद रखें, प्रियम्बल। ठीक है, जो प्रियम्बल है उस जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये जो कुछ बातें हैं जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड थी, हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप ये हमारे कंटेंट को देख सकते हैं कि हम किस तरह से पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी पे चल रहे हैं। तो इसमें प्री और मेंस हम दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, एक दिन प्री का और एक दिन मेंस का जो मैं सेट लेकर आता रहता हूं, और जो कई सारे इन्फॉर्मेशंस तो होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूं। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं जो मैं अपलोड करता रहता हूं, जैसे स्ट्रेटजी हो गया, जो सेट्स प्रैक्टिस हो गए, जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। आपको यहाँ प्रेसिज राइटिंग मिल जाएगा, आपको यहाँ लेटर राइटिंग मिल जाएगा। हमारा जो मेंस का सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट होने की कगार पे है इंग्लिश। उसके बाद हम हिंदी की जो तैयारी है उसकी ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको मिल जाएंगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम जो 1935 है इसके बारे में कौन सा सही है। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इससे जो है वो बर्मा, जिसे अभी म्यांमार कहा जाता है, उसे अलग किया गया था, कट ऑफ किया गया था। तो ये सही है। ठीक है, 1937 ईस्वी में, ठीक है, इसे अलग कर दिया गया था। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, जो ऑर्डिनेंस जो जारी करता है, इशू करता है राष्ट्रपति, वो इसी के तहत करता है। तो जो ऑर्डिनेंस आया है वो 1935 से ही भारतीय संविधान में दिया गया है। लगभग 75%, 2/3 भाग लगभग जो संविधान है उसका वो जो वो है वो क्या है, तो वो जो 1935 के संविधान से ही लिया गया है। जो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट है जो कि 1935 में हुआ है, वो भी इसी जो एक्ट है उसके तहत किया गया था। जो 1935 का एक्ट है इसमें जो संघीय न्यायालय है, जो फेडरल कोर्ट है, उसकी स्थापना की गई थी 1937 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई थी, फेडरल कोर्ट। इसके जो जज थे वो एलिजाह इम्फे थे। ठीक है, एलिजाह इम्फे, नोट कर लें जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। यदि आपके नोट्स में ना हो तो उन्हें नोट जरूर कर लें। ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो 37 में जज कौन थे, तो वो एलिजाह इम्फे थे, फेडरल कोर्ट जो बनाया गया था उसका। जो ये 1935 का अधिनियम है उसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का पत्र कहा था। ठीक है, क्या कहा था, तो दास्ता का पत्र। या एक और इसमें कंटेंट पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जो ये जो 1935 का अधिनियम है ये, इसमें तो ये कार की तरह है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इसका इंजन ही नहीं है। और जिन्ना ने इसे क्या कहा था, तो जिन्ना ने इसे सड़ा गला कहा था। और जो कार वाला एग्जांपल है कि कार में ब्रेक तो है लेकिन वो इंजन इसमें नहीं है, वो किसने कहा था, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और सड़ा गला किसने कहा था, तो वो जिन्ना ने कहा था। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इन्हें नोट जरूर कर लें, ये आपके जो एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो संघीय सरकार की स्थापना की गई थी इससे पहले, जो आप जानते होंगे कि 1919 में भी, 1919 में, ठीक है, 1919 में एक जो रिफॉर्म आया था जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो इसके तहत जो था वो स्थानीय स्तर पे जो सरकारें की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। लेकिन जो 1935 का अधिनियम आया उसमें जो सेंट्रल स्तर पे जो सेंट्रल लेवल है उस पर जो द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, जो द्वैत शासन था वो इस पे लगाया गया था। तो ये 1935 के संदर्भ में कुछ बातें थी। जो यहाँ ऑर्डिनेंस की बात हुई, यदि आपको पूछे कि गवर्नर जनरल उस समय, ठीक है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल द्वारा वो ऑर्डिनेंस किस अधिनियम के तहत जारी करता था, तो वो 1858 का एक अधिनियम था उसके तहत। ठीक है, कब, 1858, नोट कर लें। जो नेक्स्ट सवाल है वो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो जो संघीय समिति है फेडरल कमेटी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ये सही है।
जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। जो राज्यों के लिए कमेटी बनी थी, कमेटी फॉर स्टेट, वो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जो फ्लैग समिति थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी नहीं थे, ठीक है। जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी इसके नहीं थे। कई सारे जो बुक्स हैं उनमें आपको जेबी कृपलानी मिल जाएगा, तो वो गलत है, ठीक है। आप उसे ना याद करें, आप याद करें कि जेबी कृपलानी ऐसी कोई भी झंडा समिति नहीं थी जिसके वो अध्यक्ष थे। ये हर जगह गलत दिया हुआ है। एक ही जो समिति थी वो झंडा से रिलेटेड थी, वो, और उसके अध्यक्ष जो कौन थे, झंडा के लिए तदर्थ समिति थी, तदर्थ समिति फॉर झंडा, उसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो ये आप याद रख सकते हैं, लेकिन जेबी कृपलानी को आप भूल जाएं। जो नेक्स्ट सवाल है वो इनमें से कौन सा सुमेलित है, विच वन इज करेक्टली मैच्ड। तो अंग का राजधानी कहाँ है, तो वो चंपा है। काशी की राजधानी वाराणसी है और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो ये तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर बनेगा। जो 36 शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपदों का उदय हुआ था उसमें है। तो महाजनपदों जो थे वो 16 थे, आप जानते होंगे। और इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो इसकी चर्चा की गई है अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्रा। तो इसमें जो है वो 2 बुक हैं जिनमें चर्चा की गई है जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में। जो 16 महाजनपद हैं उनका नाम आपको एकदम याद होना चाहिए। जो जितने भी 16 महाजनपद हैं, जैसे यहाँ पे जो पाकिस्तान में हो गया वो कंबोज हो गया, ठीक है, कंबोज, जिसका हतक जो कैपिटल है, जैसे राजपुरा भी कहते हैं। जो गंधार है वो उसकी राजधानी तक्षशिला है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की राजधानी या तो अहिच्छत्र होगा या कामिप्य, ठीक है, कामिप्य, ये पांचाल की राजधानी है। जो कौशल है वो श्रावस्ती है। मल्ल है उसका कुशीनगर हो जाएगा। जो ब्रजी है वो उसका वैशाली हो जाएगा। और जो काशी का वाराणसी हो जाएगा। अंग का चंपा हो जाएगा। मगध का राजगीर या गिरिब्रज हो जाएगा। चेदी का शक्तिमती हो जाएगा, चेदी का शक्तिमती हो जाएगा। अवंती का या तो उज्जैन बोले या माहिष्मती बोले। ये 2 पार्टों में बटा हुआ था। जो उत्तर का पार्ट था उसे उज्जैन कहते थे, और जो दक्षिण का पार्ट था वो माहिष्मती कहा जाता था। जो मत्स्य है वो विराटनगर होता है, और जो सूरसेन है वो मथुरा है, ठीक है। तो ये मत्स्य याद रखें। जो लेफ्ट में जो यदि बोले तो पश्चिम में, वेस्ट में था वो मत्स्य था। जो साउथ में था वो अश्मक था, ठीक है। इसका राजधानी कहाँ था, तो अश्मक का या तो आप पोटन बोल सकते हैं या पैठान बोल सकते हैं। तो ये 16 महाजनपद है, ये आपको याद होने चाहिए राजधानी के साथ, ठीक है। ये हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसके किस अधिवेशन में किया गया था। तो इन विच पीरियड वाज द डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेड। तो वो किया गया था, वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। आप जानते होंगे कि रावी नदी के किनारे जो 26 दिसंबर था, ठीक है, 26 दिसंबर के दिन 1929 था, उसमें इन्होंने वहाँ पे जो झंडा फहराया था पहली बार, ठीक है। और उसी दिन घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी से हम उसी दिन स्वतंत्रता मनाएंगे। इस कारण ही भारत में जो स्वतंत्रता मनाई जाती है वो जो 26 जनवरी है उस दिन मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है, और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस होता है। तो ये लाहौर अधिवेशन के ही कारण ऐसा हुआ था। जो कोलकाता अधिवेशन है वो कब हुआ था, 1928 में हुआ था। 1928 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसके जो अध्यक्षता की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इसमें जो मोतीलाल नेहरू था ये एक संविधान ही मान सकते हैं। जो कोलकाता अधिवेशन में जो नेहरू रिपोर्ट आप पढ़ते हैं वो भारत का एक संविधान ही था, एक छोटा सा संविधान था। इसमें संविधान के जो जितने पार्ट्स होते हैं उनकी चर्चा की गई थी, और इसमें भी जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, उसकी चर्चा थी, जैसा कि मैंने अभी बताया है। उसके बाद लाहौर अधिवेशन हमने डिस्कस कर लिया। जो कराची अधिवेशन है ये 1931 में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें भी जो एक रिजोल्यूशन लाया गया था, किसके लिए, तो मौलिक अधिकार के लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया था 1931 वाले में, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि 1967 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था।
हु वॉज अपॉइंटेड द सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल इन 1967? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसमें जो आंसर बनेगा वो जेम्स रैनल है। ठीक है, कौन है? जेम्स रैनल। जो आप जानते हैं कि भारत में जो 1864 ईस्वी में, 1800 बोल रहा हूँ, 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी, इससे आप सभी परिचित होंगे। तो बक्सर की लड़ाई के बाद ही जो इसमें जीत हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की, अंग्रेजों की, तो इसके बाद जो है वो संधि हुई थी, 2 संधि, आप याद रखें इसका डेट भी, एक था 12 अगस्त और एक था 16 अगस्त। ये दोनों संधियाँ पूछी जाती हैं, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि 1 और इलाहाबाद की संधि 2। ठीक है, तो इलाहाबाद की जो संधि प्रथम हुई थी वो शाह आलम के बीच हुई थी। शाह आलम और किसके बीच? तो शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव, और इसमें सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये दोनों संधियाँ हुई थी। जो 12 अगस्त की जो फर्स्ट संधि हुई थी, इसके तहत जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को मिल गया था, और वहाँ की जो दीवानी मतलब टैक्स जो करने का जो अधिकार था वो मिल गया था किनको? तो वो अंग्रेजों को मिल गया था, वो इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार। और जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी जो 16 अगस्त 1764 को हुई थी, उसमें भी शाह जो सिराजुद्दौला था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इसमें ये जो संधि हुई थी, तो ये संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। जो इसके तहत जो बंगाल और जो बिहार और उड़ीसा के जो गवर्नर जो दीवान बने थे वो कौन कौन से थे? तो बंगाल के कौन थे? आपको सभी का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। तो बंगाल के एमडी राजा थे मोहम्मद राजा। ठीक है, यदि बिहार की बात की जाए, ठीक है, यदि बिहार की बात की जाए तो आपको बिहार का जो है वो सिताब राय थे। कौन थे? सिताब राय बिहार के थे। ठीक है, और उसके बाद जो राय दुर्लभ थे, ठीक है, एक राय दुर्लभ का आप नाम याद रखें, वो उड़ीसा के थे। राय दुर्लभ, आप कोई भी ट्रिक लगा के इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। एक लियोन कार्टिस का आप नाम याद रख सकते हैं, लियोन कार्टिस। ठीक है, कार्टिस नहीं, कार्टियस। ये जो थे, ये जो प्रांतीय शासन जो विलेज लेवल पे जो शासन होता है, विलेज लेवल पे, उसमें ये द्वैध शासन के जनक थे। ठीक है, द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो वो लियोन कार्टिस थे, आप याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है वो कल्चर से है, ये सिलेबस में हमका दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ है कि मी दम मी फी एक त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, मी दम मी फी सेलिबार त्यौहार जो है, फेस्टिवल है, वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो जो मी दम मी फी फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है? तो वो असम में मनाया जाता है। ठीक है, असम में मनाया जाता है। असम के कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे बिहू, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बिहू है। बिहू कई टाइप के होते हैं, जिसमें आपको भोगाली बिहू मिल जाएगा, आपको रोंगाली बिहू मिल जाएगा या कोंगाली बिहू मिल जाएगा। 3 टाइप के बिहू होते हैं, भोगाली बिहू, रंगाली बिहू या कोंगाली बिहू। जो दौजिंग फेस्टिवल होता है, ठीक है, जो दौजिंग फेस्टिवल एक होता है, ये भी मनाया जाता है कहाँ? असम में। उसके बाद जो कामाख्या मंदिर असम में है, कामाख्या मंदिर आप जानते होंगे असम में है। यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, ठीक है, अम्बुबाची मेला जो है, जो बाची मेला है वो कहाँ लगता है? तो वो असम में ही लगता है। उसके बाद जो बाइखो फेस्टिवल है, ठीक है, बाइखो या इसे बैखा भी कहा जाता है, इसे बैखा भी कहा जाता है या बाइखो फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी असम में मनाया जाता है। तो ये असम के कुछ त्यौहार थे जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। बिहार के कुछ त्यौहार आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है, तो हो सकता है ये पूछा जाए। तो बिहार में छठ पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है। छठ पूजा हो गया। पितृपक्ष मेला, जो कि बिहार का एक जिला है गया, वहाँ पे लगाया जाता है पितृपक्ष मेला। जो राजगीर महोत्सव है, ठीक है, पितृपक्ष तो हो गया। उसके बाद जो राजगीर महोत्सव है वो कहाँ लगाया जाता है? तो राजगीर महोत्सव राजगीर में लगाया जाता है। उसके बाद जो बहुला है, इसे याद रखें, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुला ये कहाँ लगाया जाता है? तो ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहाँ पे जो है बहुला फेस्टिवल होता है। तो ये बिहार के कुछ फेस्टिवल हैं जो आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य है वो कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोकेटेड साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो गुजरात, राजस्थान, झारखंड है, ये तो इसके उत्तर में या इससे गुजरते हैं, आधा आधा हो सकते हैं। लेकिन जो उड़ीसा है ना तो इससे कर्क रेखा गुजरती है और ना ही ये जो कर्क रेखा ऐसे यदि गुजरती है तो उड़ीसा यहाँ पे कहीं आता है। भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और ये झारखंड के रांची जो है वो वहाँ से गुजरती है। यदि आपसे पूछे कि कौन से स्टेट के राज्य से गुजरती है, जो राज्य की राजधानी हो गई, तो वो रांची से गुजरती है। सबसे नज़दीक किसके है, तो वो रांची के नज़दीक है। और उड़ीसा आप देख सकते हैं इसके दक्षिण में अवस्थित है, जो कि ना तो कर्क रेखा पर है, इसके दक्षिण में है, तो ये कर्क रेखा हो गई। उसके बाद जो वर्ल्ड मैप है उस पर आप देख सकते हैं कि 16 जो कंट्रीज हैं उनके जो कर्क रेखा से गुजरती है। आप वर्ल्ड मैप देख लें जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि ट्रॉपिकल ऑफ जो कैंसर है, कर्क रेखा है, वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो मैक्सिको से गुजरती है, उसके बाद बहामास में चली जाती है, उसके बाद जो अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिशस, जो ये मॉरिशस तो यहाँ पे कहीं आएगा, ये मैंने गलत बोल दिया। इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, जो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये जो सारे हैं, तो यहाँ पे 16 कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से गुजरते हैं। ये सिर्फ नंबर आप याद रखें, 16। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है। व्हाट इज सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल्स। ठीक है, आप जो चैनल है वो कुछ नहीं है। जब समुद्र में जब पानी किसी क्षेत्र में गहरा जो छिछला हो जाए, मान लिया कि यहाँ पे गहरा पानी है, यहाँ पे छिछला पानी है, यहाँ पे भी गहरा पानी है, यहाँ पे भी गहरा पानी है, तो छिछला पानी जब इन दोनों के बीच रास्ता छोड़ देता है तो यही कहलाता है चैनल। तो आप कई चैनलों के नाम सुने होंगे, जैसे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो उन्हीं में आज हमसे पूछा जा रहा है इस सवाल में कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको किसको अलग करता है। तो ये अलग करता है मालदीव और मिनिकॉय को। ठीक है, मालदीव एक कंट्री है जो कि भारत के जो अरब सागर है उसमें अवस्थित है, और मिनिकॉय जो है ये भारत का पार्ट है। ठीक है, ये भारत का सबसे साउथ में जो पार्ट है, वो सबसे साउथ नहीं बोल सकता, सबसे साउथ तो अंडमान निकोबार का चला जाएगा। तो ये जो अरब सागर में सबसे साउथ कह सकते हैं, तो ये मिनिकॉय होगा जो कि भारत का है, और लक्षद्वीप जो है उससे नीचे ये अवस्थित है, मिनिकॉय। यहाँ आप देख सकते हैं ये तो अंडमान निकोबार द्वीप का जो मैप है उस इस तरीके से मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें है। यहाँ पे आपको कुछ सवाल है जो करने चाहिए, जैसे बैरन द्वीप है जो कि सक्रिय एक ज्वालामुखी है, और जो नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप जो है वो इनएक्टिव, जो सुषुप्त ज्वालामुखी जिसे वो कहते हैं, इनएक्टिव ज्वालामुखी है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप है। इसमें भी कई सारे चैनल्स आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाइस चैनल है। ठीक है, ये पाइस चैनल है, किसको किसको अलग करता है, तो ये ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग करता है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग कौन करता है, तो ये पाइस चैनल अलग करता है। यदि आपसे 6 डिग्री चैनल कह दिया जाए तो 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 6 डिग्री चैनल अलग करता है सुमात्रा, जो कि एक इंडोनेशिया का पार्ट है, और जो इसे ग्रांड चैनल भी कहा जाता है। 6 डिग्री चैनल है, इसे ग्रांड चैनल भी कहता है। ये सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। उसके बाद जो कार निकोबार है और जो लिटिल अंडमान है उसको कौन अलग करता है, तो ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है उसी से आप याद रखें कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। यदि आपसे टफ सवाल पूछना चाहे तो वो पूछेगा कि कौन कौन से द्वीपों को अलग करता है, तो वो कार निकोबार को अलग करता है और लिटिल निकोबार को अलग करता है। जो कार निकोबार है वो अंडमान निकोबार में निकोबार द्वीप समूह में लाई करता है। ठीक है, इधर जो अंडमान हो गया और इधर निकोबार हो गया, ये निकोबार हो गया, और ऊपर यदि कहते तो ये अंडमान हो गया। तो जो निकोबार है उसको अंडमान से अलग करता है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। उसके बाद जो डंकन पास है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डंकन पास है। जो दक्षिणी अंडमान है उस पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, इसी पे वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है, और जो सेलुलर जेल है जहाँ से वीर सावरकर भागे थे वो भी दक्षिणी अंडमान पे ही अवस्थित है। तो ये जो अंडमान है यहाँ पे आप कोको स्टेट भी देख सकते हैं, कोको द्वीप है। यहाँ पे जो स्टेट बनता है, जो छिछला पानी का जो क्षेत्र बनता है वो कोको और लैंडफॉल द्वीप के बीच बनता है। तो कोको जो है वो कहाँ है, तो वो अंडमान निकोबार में है, और जो लैंडफॉल द्वीप है वो अंडमान निकोबार में है, और कोको द्वीप बर्मा में है, जिसे पुराना नाम बर्मा है, इसका जो नया नाम है इसे म्यांमार कहा जाता है। इस तरह से जो लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में अवस्थित है उसमें भी कई सारे चैनल्स हैं, जैसे 11 डिग्री चैनल अमीनी और किन्नौर जो द्वीप है उसको अलग करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर बना था वो मिनिकॉय देखिए यहाँ पे है, और मालदीव यहाँ पे है। ठीक है, तो इनके बीच जो रास्ता है 8 डिग्री चैनल उसको कहते हैं
ठीक है। जो मिनिकॉय है वो सेकंड बिगेस्ट द्वीप है भारत का, और जो सबसे जो बड़ा द्वीप है वो एंड्रोट है, ठीक है। एंद्रोट भी इसे कहते हैं या एंड्रोट भी कहते हैं। एंद्रोट द्वीप है जो सबसे बड़ा है। तो जो मिनिकॉय एंद्रोट को कौन अलग करता है, तो वो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। उस मैप के बाद यहाँ पे मैंने उन्हीं को जो टाइप कर दिया है, तो ये देख सकते हैं कि 6 डिग्री चैनल जिसे ग्रांड चैनल कहा जाता है, ये किसे अलग करता है, तो ये सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। आपको मैप मैंने दिखा दिया है तो आपको एक आसानी होगी याद करने में। उसके बाद जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और एंद्रोट को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। यदि यही अलग करता है किसे, अंडमान और निकोबार को। 11 डिग्री चैनल अगाती और अमीनी को अलग करता है। कोको स्टेट जो है, कोको जो कि बर्मा में है, और लैंडफॉल द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है, उसको अलग करता है। जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है। और जो पाइस चैनल है वो किसको अलग करता है, जिसे आप जो पाइस चैनल है वो किसको अलग करता है, तो लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। सुमात्रा इंडोनेशिया के पार्ट है, ये याद रखें। ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो भारतीय महाद्वीप है, जो भारत का जो देश है, इसमें जो अरब हिंद महासागर है, वहाँ से सबसे जो नज़दीक है वो कौन सा द्वीप है, तो वो सुमात्रा ही है, ना कि जावा। कब आप मार दें, याद रखें, जावा नहीं टिक करेंगे, आपको सुमात्रा टिक करना होगा। आप ये भी याद रख सकते हैं कि जावा और सुमात्रा जो है, जो कि इंडोनेशिया के एक द्वीप है, जावा और सुमात्रा, इनको कौन चैनल अलग करते हैं, तो इसे सुंडा चैनल अलग करता है, सुंडा, ठीक है। सुंडा पास याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से है कि निम्न में से कौन सा स्मारक जो है वो दिल्ली में अवस्थित नहीं है। ये स्टैटिक पार्ट ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन दिल्ली, इनमें से कौन सा है वो दिल्ली में नहीं है, तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में ही है। जो बुलंद दरवाज़ा है ये आप जानते हैं कि ये गुजरात में, हाँ, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। जो इंडिया गेट है ये आप जानते हैं कि दिल्ली में है, जिसे आजकल हाल ही में जो राज्य पथ था उसे कर्तव्य पथ का नाम दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हुमायूं का मकबरा है ये भी दिल्ली में, तो हमारा ऑप्शन बनेगा कौन सा, बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी। जो बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आप याद रख सकते हैं, ये 1900 नहीं 1500, ठीक है, 1572 में हुआ था, ठीक है। 1572 ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था अकबर के द्वारा, तो अकबर जब गुजरात का विजय किया था, गुजरात का जब अकबर ने जीता था गुजरात को 1572 ईस्वी में, तो उसी के विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे जो बुलंद दरवाज़ा है उसको बनवाया था किसने, अकबर ने। तो बुलंद दरवाज़ा के बारे में इतनी बातें याद रखें। जो अकबर है उसका मकबरा कहाँ है, तो अकबर जो डेथ हुआ है तो उसका मकबरा बनाया गया है सिकंदरिया में, ठीक है। सिकंदरिया आप जानते भी होंगे, सिकंदरिया में इसका मकबरा बनाया गया है। जो एक और जो ऑप्शन में हमारा था वो अलाई दरवाज़ा था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा, तो ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये जो आप कुतुब मीनार जानते हैं जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार बनाया गया था। इसके 5 मंजिला जो है वो से 5वां मंजिला, तीसरा जो चौथा है और 5वां जो मंजिला है वो किसने बनाया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है, फिरोज शाह ने बनाया था, फिरोज शाह ने, आपको पता होगा। तो इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का जो कुतुब मीनार का साउथ गेट है, जो कि कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनाया था, ये आप जानते हैं। तो जो कुतुब मीनार का जो साउथ गेट है, जो अगर नीचे का गेट कहें, तो यहीं पे जो अलाई दरवाज़ा है वो बना हुआ है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जो ऑप्शन में इंडिया गेट दिया गया है, ठीक है, इंडिया गेट, तो आप पहले अपना कन्फ्यूजन दूर करें कि एक इंडिया गेट है और एक गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक गेटवे ऑफ इंडिया है। तो जो इंडिया गेट है वो तो दिल्ली में अवस्थित है, लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ है, तो ये मुंबई में है, मुंबई में है, आप याद रखें। तो इंडिया गेट के बारे में कुछ जानना फैक्ट जरूरी है। तो इंडिया गेट है वो किस लिए बनाया गया था, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, इसमें जो भारतीय जो जितने भी भारतीय जो सैनिक मरे थे उन्हीं की याद में इंडिया गेट बनाया गया था, ठीक है। जो इंडिया गेट है ये जो बनाना स्टार्ट कब हुआ था, तो वो 1921 ईस्वी से ही स्टार्ट हो गया था बनना ये, लेकिन इसका जो एस्टेब्लिशमेंट पूरा हुआ था कब, तो वो 1931, तो ये 1931 में ही अनवील्ड हुआ था, ठीक है। कब अनवील्ड हुआ था, तो वो अनवील्ड हुआ था 1931 में। तो ये और इसको बनाया कौन था, तो जो लुटियंस आप जानते होंगे, वो लुटियंस ने ही बनवाया था
जो इंडिया गेट, उसके बाद जो गेटवे ऑफ इंडिया आता है, ये मुंबई में है, आप जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम, जो कि ब्रिटेन के जो राजा थे उस समय, जो पहले राजा थे वो भारत आए थे अपने कॉलोनी में, तो उन्हीं की याद में ये बनाया गया था जॉर्ज पंचम की याद में। और इसे जो एस्टेब्लिश किया गया था वो 1924 में टोटल बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इनका इनॉग्रेशन जो हुआ था वो 1924 में हुआ था, और स्टार्ट बनना कब हुआ था तो वो 1913 में स्टार्ट बनना हुआ था। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया और गेट ऑफ इंडिया में कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। एक और बात याद रखनी है कि जो गेट ऑफ इंडिया गेट आप देखे होंगे, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट के पास एक फ्लेम जलता रहता था, ठीक है, एक आग जलती रहती थी, ठीक है, फ्लेम जलता रहता था, जिसे जो अमर जवान जो ज्योति है उसमें मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। जो अमर जवान ज्योति है उसमें इसे अमर जवान ज्योति कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लेम जलती रहती थी उसे अमर जवान ज्योति कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे हमेशा फ्लैग जो आग है वो जलती रहती थी। इसे जनवरी 2022 में एक जो वार मेमोरियल बना है, ठीक है, नेशनल वार मेमोरियल जिसे कहा जाता है, नेशनल वार मेमोरियल बना है, जिसमें जो जितने भी हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी याद में ये बनाया गया है। तो ये नेशनल वार मेमोरियल के साथ इसे जनवरी 2022 में मर्ज कर दिया गया है। और जो अमर जवान ज्योति था वहाँ पे जो हमारे नेताजी है सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो प्रतिमा लगा दी गई है, और जो पथ है जो उसे कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो कि वेयर इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, जो आलू संस्थान है भारत का वो कहाँ है, तो वो शिमला में है। शिमला से पहले ये पटना में हुआ करता था, ये बातें आप याद रखें। शिमला से पहले ये कहाँ था, तो ये पटना में हुआ करता था। और जो कुछ और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और संस्थान हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए, जैसे दलहन अनुसंधान कहाँ है, तो वो दलहन अनुसंधान कानपुर में है, आप जानते होंगे दलहन अनुसंधान कानपुर में है। जो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड है वो कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। जो चावल से रिलेटेड अनुसंधान है ये भी आप जानते होंगे, चावल से रिलेटेड, वो कटक में है। और जो गन्ना से रिलेटेड है वो लखनऊ में है। और जो आपको चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भी वो कहाँ है, तो वो जयपुर में है। और जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वो दिल्ली में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड जो है वो कहाँ है, वो दिल्ली में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। और जो केंद्रीय जो वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, याद रखें। और जो जूट के लिए जो अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है वो कोलकाता में बनाया गया है। और सब्जी के लिए अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। और रेशम के लिए मैसूर में बनाया गया है, ठीक है, रेशम के लिए मैसूर में बनाया गया है। और जो केंद्रीय वन अनुसंधान है वो देहरादून में है, ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में। और जो वनस्पति है वो कहाँ है, तो वो लखनऊ में है। आप इसे याद रख सकते हैं कि लखनऊ में कम वन है, ठीक है। तो वन कहाँ बोलेंगे, जहाँ ज़्यादा वन होगा, तो देहरादून में ज़्यादा वन है तो उसे वन कहेंगे। और जो वनस्पति है वो छोटे वन को कहते हैं, तो वो लखनऊ में। ऐसे आप ट्रिक लगाकर कुछ याद रख सकते हैं। जो चीनी के लिए है वो कानपुर में है। और जो लाख बोलते हैं, लाख जिससे कपड़े बनते हैं, तो वो इसके लिए अनुसंधान संस्थान जो रांची में है। और एक बिहार से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं, बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, बिहार से रिलेटेड भी एक अनुसंधान संस्थान है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा कि लीची अनुसंधान, जो सेंट्रल लीची अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, तो वो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो फल का उत्पादन है वो बिहार का कौन सा जिला करता है, तो वो मुजफ्फरपुर ही करता है, याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है वो चित्रकला की एक पट्टचित्र शैली है वो किस राज्य से संबंधित है, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। पट्टचित्र जो स्टाइल है वो रिलेटेड टू विच स्टेट, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो जो पट्टचित्र है वो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित पट्टचित्र है। यदि आप सौरा कहें, सौरा, तो सौरा के भी उड़ीसा से ही संबंधित है। बिहार के भी कुछ चित्रकलाएं जो है वो महत्वपूर्ण है, जो प्रसिद्ध हैं। तो उनमें सबसे पहला जो आता है वो मधुबनी चित्रकला आता है, ठीक है, मधुबनी चित्रकला सबसे पहला आता है। उसके बाद आप जो जिसे मिथिला भी कहा जाता है, मिथिला चित्रकला भी इसे कहा जाता है। आप कई जगह देखते होंगे, पटना में भी कई जगह आपको मिल जाएगा। एक टिकुली आर्ट है, ठीक है, टिकुली आर्ट भी कहाँ मिलता है, तो वो बिहार के ही टिकुली आर्ट है। उसके बाद जो मंजूसा चित्रकला है, मंजूसा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मंजूसा
ये भी बिहार का है, मंजूषा चित्रकला बिहार का है, जो कि इसे स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इसे स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। ये खास करके जो बिहार का राज्य है, स्टेट है, जिला है, वो भागलपुर में ये खास करके होता है। कहाँ होता है? तो भागलपुर, खास करके ये भागलपुर में होता है। तो ये बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट जो चित्रकलाएं थी वो है। कुछ और यदि आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, इसका यहाँ का जो चित्रकला है इसे कलमकारी कहा जाता है। ठीक है, जो कलमकारी चित्रकला है वो कहाँ की है? तो वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, कलमकारी चित्रकला कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। और जो ऑप्शन में राजस्थान दिया गया है, यहाँ की भी कुछ चित्रकला है जिसमें आप फाड़ याद रख सकते हैं, फाड़। ठीक है, फाड़, या फिर लघु या लघु याद रख सकते हैं, या फिर एक और है यहाँ का मंडला। ठीक है, मंडला। तो ये तीन जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। कुछ और सवाल जो पूछे गए हैं पिछले वर्ष के एग्जामों में, तो वो आप याद रख सकते हैं। पटुआ, ठीक है, पटुआ। तो पटुआ कहाँ से है? तो वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, पटुआ। और जो काली घाट है, काली घाट चित्रकला भी वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ चित्रकलाएं थी जो आपको याद रखना ज़रूरी है, और आगे के जो वीडियोस आते रहेंगे उनमें भी मैं जो चित्रकलाएं हैं वो बताता रहूँगा। एक और आप याद रख लें, जैसे बाघ, बाघ चित्रकला आप याद रखें। बाघ चित्रकला जो है वो से 1818 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में बाघ चित्रकला है, आप जानते होंगे। तो इसे खोजा था किसने? तो इसको डेंजर, इसका नाम ही है डेंजर, याद रखें। डेंजर ने खोजा था, डेंजर, ये याद रखेंगे। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डज इफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस? तो ये लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करता है ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस है उसे भारत से 2025 तक खत्म कर देना है, और जो मलेरिया है उसे 2030 तक खत्म कर देना है भारत से। उसके बाद जो अभी अभी बजट भारत का पास हुआ है उसमें सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, सिकल सेल जो अनीमिया है उसे खत्म करना है कब तक? तो उसे 2047 तक सिकल सेल अनीमिया जो है वो भारत से खत्म कर देना है। जो नेक्स्ट सवाल है वो सेरिकल्चर एक वर्ड है, वो किससे संबंधित है? सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच वर्ड? तो टर्म। तो वो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, हनी, ग्रेप्स, सिल्कवॉर्म या फिश। तो इसका ऑप्शन सिल्कवॉर्म रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सेरिकल्चर जो है वो सिल्कवॉर्म से संबंधित है। जो सिल्क की खेती की जाती है वो उसे ही सेरिकल्चर कहा जाता है। जो एपीकल्चर है वो मधुमक्खी पालन जो है वो हनी से संबंधित है, शहद से संबंधित एपीकल्चर है। और जो हॉर्टिकल्चर है वो संबंधित है बागवानी से। और जो फ्लोरिकल्चर होता है वो उसमें फूल के जो जितने भी पार्ट्स हैं उसके अध्ययन जो किया जाता है। जो फूल का यदि उत्पादन किया जाता है तो वो जो है वो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और जो पिसिकल्चर है वो मछली से संबंधित है। ठीक है, मछली से संबंधित है पिसिकल्चर। उसके बाद जो एरोपोनिक्स होता है, जब या यदि आप पौधे को हवा में उगाते थे वह तो वो एरोपोनिक्स कहा जाता है। जो पोमोलॉजी है वो फल विज्ञान को कहा जाता है। विटिकल्चर जब आप अंगूर की खेती करें, ठीक है, अंगूर की खेती करें तो वो विटिकल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर कहा जाता है जब आप केंचुआ का पालन करेंगे तो वो वर्मी कल्चर कहा जाता है। कुछ इस तरह से शब्द थे जिनको मैंने बता दिया है, आप इन्हें नोट कर लें यदि नहीं जानते होंगे तो। नेक्स्ट जो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्यूप्रिक सल्फाइड, तो उसको बोलते हैं ब्लू विट्रॉल, ये सही है। क्यूप्रिक सल्फाइड को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। फेरस सल्फाइड है उसे ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। और जो जिंक सल्फेट है उसे व्हाइट विट्रॉल बोलते हैं। इसे याद कैसे रखें? बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप याद रख सकते हैं कि सी और बी, ठीक है, यहाँ पे एफ और जी, ठीक है, और यहाँ पे जेड और डब्लू, ये सारे नज़दीक नज़दीक आपको मिलेंगे। डब्लू एक्स वाई जेड तीन का अंतर यहाँ आपको मिलेगा। एफ जी एक ही का अंतर मिल रहा है, बी सी एक ही का अंतर मिल रहा है। इस तरह से नज़दीक वाले को देखकर आप याद रख सकते हैं कि इसका कौन सा होगा। और लास्ट में तो आप जानते हैं कि सब में सल्फेट लगा ही होगा। तो जो क्यूप्रिक सल्फेट है उसका ब्लू विट्रॉल नज़दीक में है, फेरस सल्फेट है उसका ग्रीन विट्रॉल हो जाएगा, और जो जिंक सल्फेट है उसका व्हाइट विट्रॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आप कुछ जो अलग चीज़ें हैं उनको याद रख सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड इसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ। यह शायद जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था
वो पटना हाई कोर्ट में, उसमें ये पूछा गया था। इसको फिलोसफर वुल कहा जाता है, ठीक है, इसे फिलोसफर वुल कहा जाता है। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसे आप लूनर कास्टिक बोल सकते हैं, और जो सिल्वर क्लोराइड है इसे आप हॉर्न सिल्वर कह सकते हैं। तो ये, और एक और याद रखें कि यूरिक क्लोराइड जो होता है वो स्नेक पॉइजनिंग में एंटीडोट का काम करता है। कौन सा? तो यूरिक क्लोराइड। जो नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापा जाता है। आप जानते हैं जो जो हमारी प्राइमरी यूनिट है वो 7 है, उन सब का आप याद रखें। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे मास हो गया तो मास किलोग्राम में होता है, लेंथ हो गया वो मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, टेम्परेचर जो है उसे केल्विन में मापा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आपको अभी मैंने बताया ये मोल में मापा जाता है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसे कैंडला में मापा जाता है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको डिफाइन करने के लिए आपको कोई यूनिट की जरूरत ना पड़े। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट होता है रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये आप इन जो चीज़ें हैं इन्हें याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछा गया है कि जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, पावर स्टेशन एस्टेब्लिश्ड। तो ये ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: 1966, 1968 और 1969 और 1967। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई आंसर है तो आप बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर आपका बनेगा। तो इसका आंसर बनेगा 1969। ठीक है, कब बनेगा? 1969, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर नाम का एक जगह है, तारापुर, यहीं पे जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था। इसमें अप्सरा नाम का जो रिएक्टर है वो स्थापित किया गया था। भारत में अभी टोटल 22 रिएक्टर स्थापित हैं। ठीक है, 22 रिएक्टर स्थापित हैं, और ये अप्सरा था जो पहला, जो और सेकंड जो था वो कहाँ था? तो सेकंड राजस्थान में था। ठीक है, राजस्थान में जो एटॉमिक पावर था वो सेकंड था। जो भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको देख ले, जैसे यूपी का नरौरा है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, राजस्थान का जो रावत भाटा है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, गुजरात का जो कलपक्कम है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और महाराष्ट्र में 2 न्यूक्लियर पावर आपको याद रखने हैं। एक तो तारापुर हो गया, ठीक है, एक तारापुर और एक कैगा। उसके बाद तमिलनाडु में आप याद रखें कुडानकुलम है। ठीक है, और उसके बाद जो तमिलनाडु में ही एक है मद्रास एटॉमिक जो पावर स्टेशन, वो तमिलनाडु में ही है, जिसे कलपक्कम भी कहा जाता है। ठीक है, कलपक्कम, ये याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसके द्वारा किया गया था। हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। तो वो कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे, आप जानते होंगे, जो 1867-68 में इंडिया डेब्ट टू इंग्लैंड, ऐसा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया ऐसा करके इन्होंने 1867-68 में जो आर्टिकल है वो पब्लिश किया था। इसी में जो है पहली बार जो नेशनल आय का जो कैलकुलेशन वो किया था, वो कितना किया था? तो वो 20 रुपये किया था। ठीक है, नेशनल इनकम जो होता था वो पर कैपिटा इनकम, इससे बताया था पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एक व्यक्ति कितना कमाता है तो वो 20 रुपये कमाता है, इन्होंने बताया था। इसके बाद जो सबसे पहले एक वैज्ञानिक रूप से किसने किया, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले साइंटिफिक रूप से किसने किया, तो वो BKRV राव ने किया। किसने किया? विजय कस्तूरी रंगा वरदराज। क्या नाम है इनका? विजय कस्तूरी रंगा वरदराज रॉय। इन्होंने 31-32, ठीक है, 1931-32 ने पहली बार साइंटिफिक रूप से जो है वो नेशनल इनकम निकालने की कोशिश की। उसके बाद PC महालनोबिस जो है, PC महालनोबिस, उनकी अध्यक्षता में भी एक जो नेशनल आय निकालने की एक कमेटी बनी थी, जो कि 1949 में बनी थी। ये भी आप याद रखें। जो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। मतलब पहली बार जो किस फिनेंशियल ईयर के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया गया था, तो वो 2006 और 2007 के लिए किया गया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में पटसन उद्योग जो जूट है, वो जूट इंडस्ट्री बिहार में किस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो वो क्या, तो वो उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पूर्वी बिहार या मध्य दक्षिण बिहार में या दामोदर घाटी में।
तो जो ये जो जूट का जो प्रोडक्शन होता है वो पानी वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा पानी भारत में मिलेगा, बिहार में मिलेगा? तो वो जो उत्तर पूर्वी जो बिहार है वहीं पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो हमेशा जो है वो कोसी नदी है, गंडक नदी है, इनसे बाढ़ आती रहती है, कोसी नदी से खास करके। तो वो इसका आंसर हमारा बी बनेगा, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में। आप इस मैप से बिहार के मैप देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र हो गया ये जूट के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, ये भी जूट का उत्पादन होता है। और जो बांग्लादेश है यहाँ पे भी जूट का उत्पादन बहुत अधिक पैमाने पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, वहीं पे जो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये आप मैप देख सकते हैं भारत का। यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ जूट की खेती अधिक होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डार्क क्षेत्र बना हुआ है इसमें आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, और बिहार का जो पार्ट है वो भी मिल जाएगा। बिहार का खास करके ये वाला पार्ट जो होता है, यही की हम बात कर रहे हैं, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये पार्ट बिहार का, ठीक है। उसके बाद जो ये बांग्लादेश पूरा है, यहाँ पे भी बड़े अधिक पैमाने पे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो सवाल है वो कि हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त वो किस चीज़ से संबंधित है? तो ये क्या अर्थक्वेक से संबंधित है? इंडिया एक मिशन किया है तुर्की में, जिसे टर्की बोलते हैं, तुर्की, ये क्या उससे संबंधित है? ए बी दोनों होगा, या वोल्केनो से संबंधित है, ठीक है। तो ये भूकंप से भी संबंधित है, और ये भूकंप जो अर्थक्वेक आया था तुर्की में, वहीं जो इंडिया ने अपना मिशन जो भेजा था उसे ही ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था। तो ये इससे भी संबंधित है। तो इसका आंसर बनेगा सी, ए और बी दोनों। जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इन विच स्टेट? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे पहला जो नैनो यूरिया बनाया है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो इसका जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है, किस राज्य में किया है? तो वो जो गुजरात राज्य में किए हैं। तो हमारा ऑप्शन बनेगा सी, गुजरात राज्य। गुजरात में एक जगह है कलोल, ठीक है, गुजरात में एक जगह कलोल है, वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो नैनो यूरिया है इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है किसने? तो ये इफ्को ने बनाया है, ठीक है, इफ्को ने इसे बनाया है, जिसका जो फुल फॉर्म यदि आप याद रखना चाहते हैं तो इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, ठीक है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव फर्टिलाइजेशन लिमिटेड ये होता है, इंडियन फार्मर कोऑपरेटिव फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, ये इफ्को है, जिसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, 1967 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और इसके जो अभी हेड कौन है, ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन है वो अभी कौन है? तो वो दिलीप संघानी है, ठीक है, दिलीप संघानी इसके हेड हैं। यदि आप इफ्को के फाउंडर का नाम याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखें पॉल पोथेन, ठीक है, पॉल पोथेन। यदि आप पॉल भी याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। पॉल पोथेन जो थे इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021 टू 2022? कौन सा देश 21-22 में जो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना? तो वो यूएसए बना। चाइना को पीछे छोड़ दिया है यूएसए ने। तो इसका आंसर डी बनेगा, यूएसए। नेक्स्ट सवाल है कि विच स्टेट हैज बीन सेलेक्टेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022? ये किसे दिया गया है? तो ये झारखंड राज्य को दिया गया है। यहाँ पे जो टोबैको के जो यूज़ है उसको कम करने के लिए इसे दिया गया है। जो नो टोबैको डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो लास्ट महीना, नो मतलब समझ लीजिए कि आपका लास्ट महीना चल रहा है। तो इससे याद रख सकते हैं कि 31 को ही होगा या 30 को ही होगा। तो इससे 31 आप याद रखें, तो 31 मई, ठीक है, 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है। जो इस बार नो टोबैको डे था उसका थीम था द इम्पैक्ट ऑफ टोबैको ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ टोबैको ऑन द एनवायरनमेंट। जो नेक्स्ट सवाल है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एडवेंचर्स इन रीडिंग? ठीक है, तो एडवेंचर इन रीडिंग किसका बुक है? तो ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। रस्किन बॉन्ड की एक इम्पॉर्टेंट दो और किताबें हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। एक का नाम जो है वो द ब्लू अम्ब्रेला है, और जो दूसरा है उसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, तो आप दो किताबें इनकी याद रखें, द रूम ऑन द रूफ एंड और दूसरा है वो ब्लू अम्ब्रेला है। और अरविंद अडिगा हैं, उनकी एक बहुत फेमस किताब है, ये आप याद रखें, वाइट टाइगर। ठीक है, वाइट टाइगर जो बुक है वो अरविंद अडिगा की है।
तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो अपना सेट 5 है 25 क्वेश्चनों का, उन्हें कंप्लीट किया। तो आप कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की और आवश्यकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं वीडियो का पीडीएफ डालता रहता हूँ। और जो मेंस की प्रैक्टिस सेट चल रही है वो वहीं पे चलता है, मेंस का प्रैक्टिस राइटिंग। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़ जाएं। थैंक यू।